मेरा नाम लक्ष्य आनंद है। मैंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से अपनी 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। मेरे पिता पहले एक मजदूरी का काम करते थे एक फैक्ट्री में विश्वासनगर शादरा में। मेरी माँ एक गृहिणी हैं। मेरी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना, अलग अलग भाषाएं सीखना, खत लिखना और कविताएं लिखना। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों कुछ सालों पहले की बात है, मैं भी एक सरकारी स्कूल में आपकी जगह बैठा हुआ था। 2015 में मैंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से अपनी 12वीं कक्षा पास करी और फिर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने सोचा था पहली बार कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दूंगा। मगर जब मैंने ये सोचा तो पहली चीज़ जो किसी इंसान के मन में आती है यूपीएससी का सपना देखते हुए, वो ये होती है कि कोचिंग कहाँ से लें। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपया फीस कहीं भी होती है। बड़े आराम से किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 लाख फीस आपसे ले ली जाती है। और इतना पैसा हमारे पास था नहीं। डीटीयू में भी हमने लोन लेके फीस भरी थी। और साथ ही साथ क्योंकि मैं तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझ पर परिवार की भी जिम्मेदारियाँ थी कि अब आप नौकरी करिए, क्योंकि आप इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और आप कहीं भी आसानी से इतनी अच्छा पैकेज मिल सकता है। बहरहाल मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। मेरी एक दोस्त हुआ करती हैं हिमानी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए और मुझे पूरे महीने के आप ये निकाल लेंगे। तब मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी होता क्या है और उसका सिलेबस क्या होता है। उस दिन मैंने पहली बार यूपीएससी का सिलेबस देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो आप सोच सकते हैं वो सब्जेक्ट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो भारत की सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि हर साल लगभग 10 से 15 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और कुछ 500-600 लोग जो हैं वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। उनमें से भी कुछ 100-150 लोग IAS, IPS, IAS बनते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, मेरे साथ मेरे दोस्तों के अलावा कोई नहीं खड़ा था। सब डाउट करते थे कि किसी का नहीं निकलता। लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से PhD करके आते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उनका नहीं निकलता। तू क्या है, तेरा क्या निकलेगा? और लोग कोचिंग लेके नहीं निकाल पाते 10-10 साल तक, तू क्या बिना कोचिंग के निकालेगा? और कई बार मुझे भी बुरा लगता था कि क्या पता सही में मेरा ना निकले। सी ये जो पेपर है पूरा, हिमांशु सर ने पेपर दिया है, हिमांशु सर जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से। ये पेपर बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला है। इस पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा प्रिपरेशन के दौरान कि आपको सब कुछ अच्छा हो रहा है। कई बार आपके टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, कई बार एक्चुअल एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, यहाँ तक कई बार आपका एग्जाम निकल भी गया तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और कहीं पे अगर आप किसी भी स्टेज पे रह जाते हैं, 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। किसी भी चरण में आप रह जाते हैं तो आप शुरू से शुरू करना पड़ता है आपको। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप काट लेता है पहले बक्से में आ जाते हैं, 99 पे आप पहुँच के, ऐसा होता है। तो कई बार मेरे टेस्ट में भी बहुत कम मार्क्स आए और मैं लिटरली रोने लगता था कि यार जब मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं असली पेपर में कहीं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बच्चों में एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी मेरे कम मार्क्स आते थे मैं खुद से एक वादा करता था कि ये मेरे सबसे कम मार्क्स हैं, इससे कम मैं जाने नहीं दूँगा। मुझे याद है मेरा मेंस का टेस्ट था और मैंने उसमें 250 में से 70 नंबर आए थे और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब ये 70 आ गए, मैं 70 से नीचे से जाने नहीं दूँगा। और जब मैंने अगला टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 110 नंबर आए। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप कदम रखे और ये मुमकिन हो पाया आज। कई बार असफलता भी हाथ लगी। मुझे याद है मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा CSET का एग्ज़ाम 0.3 मार्क्स से रहेगा।
0.31, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतना नेग्लिजिबल अंतर। और वो एक साल पूरा खराब कर जाता है। मतलब मैं एक सवाल अटैम्प्ट ना भी करता तो भी मेरा हो जाता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उस समय मैं बहुत रोया, और फिर और प्रेशर आया उन लोगों का जो कहते थे कि नहीं होगा, कि देखो हमने तो कहा था नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि बस मुझे 1 साल दे दो, और इस 1 साल में अगर मेरा नहीं होता तो मैं एक नौकरी कर लूँगा, जो भी आप कहेंगे। मगर हालात ठीक नहीं। कोरोना के दौरान सब कुछ बंद हुआ, और मेरे पापा मजदूरी किया करते थे उस समय, तो मेरे पापा की नौकरी चली गई, और हम रहते हैं किराए पे, और हमारे सर पे चढ़ गया 5-6 महीने का किराया। और मकान मालिक धमकियाँ देता था कि घर से निकल जाओ, ताला लगा देंगे, पुलिस को बुला लेंगे, ये वो जो भी आप सोच सकते हो। तब मैंने प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू की बच्चों को, और उससे जो भी पैसा आता था वो हमारे किराए में जाता था। अब भी मैं IAS बनने के बाद भी ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो आप बच्चों की तरह ही हैं। तो जो भी पैसा आता है वो मेरी बहनों की फीस जाती है या किराया जाता है। तो वो साथ साथ वो भी चलता रहा। मैं अपनी मास्टर्स भी कर रहा था फुल टाइम हिस्ट्री में, और साथ साथ UPSC की तैयारी भी कर रहा था। तो मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर रहा था, और मुझे कई लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा फुल टाइम आपको UPSC में फोकस करना पड़ता है। आप UPSC कर रहे हैं। बहरहाल मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपको खुद में विश्वास है और आत्मविश्वास है, तो आप दुनिया की कोई भी चट्टान तोड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम है, बहुत छोटा एग्जाम। लोग तो न जाने क्या क्या करते थे। मैं आपको बताता हूँ, डीमोटिवेशन हुआ करती है हमें एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। क्यों हिमानी सर, कई बार ऐसे स्टेज होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये नहीं करना, या मोनोटोनस हो जाता है। आप रोज 8 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं साल भर, तो आपको लगता है कि मेरे दोस्त इतना कुछ कर रहे हैं, कोई इतनी अच्छी जगह नौकरी पा चुका है, कोई विदेश जा चुका है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं कमरे में बैठ के किताबों में अपने सर घिस रहा हूँ। तो मैं सोचा करता था कि अपने आसपास जो मेरे मोटिवेशन थी मैं उन्हें लिया था। मेरी नानी 70-75 साल की उम्र में एक प्राइवेट स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने जाया करती, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं सोचा करता था कि जब मेरी नानी 75 साल की उम्र में, जब उनसे उठना भी मुश्किल होता है, तब इतना मेहनत कर सकती हैं, तो मैं तो बस एक स्टडी टेबल पे बैठ के मुझे पढ़ना है रोज, मैं क्यों नहीं कर सकता। और ये मेरे मन में थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहा, थ्रू आउट द जर्नी रहा, और इसी के बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। भारतीय विदेश सेवा मेरी पहली प्रेफरेंस थी, मुझे हमेशा एक डिप्लोमेट बनना था, और खुदा की कृपा से एक दिन 20-25 साल बाद मैं अम्बेसडर बन के देश लौटूंगा, जब हम देश की आज़ादी का 100 साल मनाएंगे। तो इससे बड़ी मुझे लगता है कि कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि आप 125 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करते हैं, आप उनके लीडर होते हैं उस देश में। तो वो एक प्राइड मोमेंट होता है जब आप यूनाइटेड नेशंस के मंच से कुछ बात कहते हैं, या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कुछ बात कहते हैं एज दी इंडिया, नॉट एज लक्ष्यानंद, बट एज इंडिया एज अ कंट्री। और वो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कोई लक्ष्यानंद नहीं है, कोई हिमांशु गुप्ता नहीं है, आप भारत का प्रतिनिधित्व हैं, आप भारत का भविष्य हैं। आप पे देश के 100 साल, अगले 25 साल देश का अमृत काल है। मैं चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करें कि 25 सालों में देश में जो भी कुछ बुरी चीजें हैं, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, इन सब का नाश आपके हाथों से ही होना है। और अगर आप में विश्वास है, मैं जीता जाता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, आप में विश्वास है, आप लगन से मेहनत कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई ताकत। मुझे इतने विरोधाभास आए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, इतने ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, लोगों ने लिख कहा कि आप छोड़ दो ये सब करना, पैसे दे देंगे आप छोड़ दोगे तो, या फिर आप ये क्यों कर रहे हो, आप तो ये कर सकते हो, ये क्यों नहीं करते, आप पे इतनी अच्छी डिग्री है, आप 20-25 लाख की नौकरी पकड़ लो। बट मेरे मन में हमेशा था कि मेरे को एक डिप्लोमेट बनना है, और मैं देश का लीडरशिप करना चाहता हूँ दूसरे देश में जाकर। मुझे लगता है मैं अच्छा ओरेटर बन सकता हूँ, और विदेश सेवा में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है।
तो मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं एग्ज़ाम नहीं निकाला, कभी नहीं छोड़ी। मैं मेंस का अपना आखिरी पेपर देके आया था, मुझे नहीं पता था मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैंने सिर्फ IFS भरी और कोई प्रेफरेंस भरी नहीं। मैंने IAS IPS कुछ नहीं भरा, मुझे पता था कि मैं IFS ही बन जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। तो आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने से अगर ईश्वर भी आगे कह रहा है कि बेटा तू ये नहीं कर पाएगा, आप करके दिखाओ, आप कहो मत, आप करके दिखाओ। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं करूँगा। लोग बोलते हैं, बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल जो लोग मेरे खिलाफ थे वो मेरे साथ हैं आज। तो मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं करूँगा। मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं चुप रहूँगा, शांत रहूँगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूँगा। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। कार्य जो हैं वो शब्दों से ज़्यादा गूंजते हैं। तो उसी के साथ मैं आप सबको खूब सारी शुभेच्छाएं देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे समय तो इतना कुछ था नहीं, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम है, प्रिंसिपल सर ने इतनी मेहनत करी है, कालरा मैम ने इतनी मेहनत करी है, मैं पूरा स्कूल का भ्रमण किया और इतनी अच्छी लैब्स हैं कॉमर्स के लिए भी, बायोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास ना लैब थी, ना कोचिंग थी, ना काउंसलिंग थी कि आपको करना क्या है 12th के बाद। आपके पास ये सब सुविधाएं हैं, उसको 100% यूटिलाइज कीजिए और अपने आप को, अपने माता पिता को और अपने शिक्षकों को, और यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा किसी को गर्व नहीं होगा। मैं सबसे आगे खड़ा होगा उस लाइन में आपको मुबारक देने के लिए जब आप मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो आप करेंगे ना, जोर से सपने पूरे करेंगे ना। कोई सपना छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे और बड़े होते हैं इरादे। इरादे बड़े होने चाहिए। इरादे बड़े होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई विश यू अचीव मोर सक्सेस देन मी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां आपको मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।